नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट सेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शुरुआत की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल वे में किस तरीके से हम अकाउंटिंग के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, तो आज मैं आपको फॉर्मल वे में बताऊंगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पे एक फॉर्मल प्रोसेस फॉलो करके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं, जिनको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। और इसमें यहाँ पे जो है दो टाइप की स्टेटमेंट हमारी बनती है। एक होगी इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते हैं, और दूसरी होगी बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये मेरे पीछे फॉर्मेट है। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, ये आ गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो फॉर्मली जब भी हम यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है स्टेटमेंट प्रिपेयर करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो तीन टाइप की होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म एंड थर्ड वन इज कंपनी। तो ये जो फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ये जो फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म के केस में यूज़ किया जाता है, जबकि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो फॉर्मेट है वो अलग है। वो कंपनी एक्ट के अंदर यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ उसके मुताबिक यहाँ पे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। तो फिलहाल उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इंडिविजुअल कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरीके से उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जब हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो इसको हम यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और वर्टिकल फॉर्म में हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आपको मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किस तरीके से अपनी इनकम स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है इसके लिए अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, टी फॉर्म में बनता है, जैसे लेजर अकाउंट बनते हैं बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे जो इसके कॉलम बनाते हैं। इसकी दो साइडें होती हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको डेबिट साइड बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जरिए ही हम यहाँ पे जो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट और अपना नेट प्रॉफिट जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। चाहे हम वर्टिकल फॉर्म में बनाएं चाहे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाएं, दोनों ही यहाँ पे तरह की स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो सिर्फ इनको बनाने का तरीका अलग है, बाकी आइटम्स दोनों में सेम आती हैं। उसमें भी हम एक्सपेंसेस और इनकम लेते हैं, इसमें भी एक्सपेंसेस और इनकम लेंगे। ठीक है, उसमें भी पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, इसमें भी पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं फिर निकालते हैं नेट प्रॉफिट। और ये जो हमारे यहाँ पे अकाउंट है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं उसमें हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और जो दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। बाकी निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। ट्रेडिंग अकाउंट में वही आइटम्स लेते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही आइटम्स आती हैं जो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, और लास्ट सेशन मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, यानी कि जो हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है वहां से इनकम कितनी आई। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो इनकम आती है वो मेन आती है हमारी सेल की। तो पहले उसमें हम सेल लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बेचा है वो हमें कितने का पड़ा, यानी कि हमने भी उसको खरीद के लाया है तो हमारे यहाँ पे टोटल उस पर कितना खर्चा हुआ, जिससे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेम चीज हम यहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि जो भी हमारी यहाँ पे इनकम्स होंगी, ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटी की इनकम होगी उसको हम एक तरफ डालते हैं, और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे एक्सपेंस होंगे उसको दूसरी तरफ डालते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट ही करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट, और जो हमारी इनकम होगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो अब जब हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो पहला पोर्शन इसका ट्रेडिंग अकाउंट का आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है ट्रेडिंग इनकम, कि हमारी जो मेन एक्टिविटी है वहां से इनकम कितनी आई, और वहां से इनकम आती है सेल के रूप में। इसलिए जो भी हमारी सेल होगी तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसको क्रेडिट साइड डालेंगे। ठीक है,
अगर सेल से रिलेटेड कोई रिटर्न है, सेल्स रिटर्न होगी, तो वो इसमें से माइनस करके जो नेट सेल होती है वही इसमें हम लेते हैं। ठीक है, नेट सेल का मतलब होता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। वो लेने के बाद दूसरा फिर हमें चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है, तो इसको हम कहाँ लेते हैं, डेबिट साइड। अब इसको दो तरह से ले सकते हैं, या तो पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लो, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी वो यहाँ पे डेबिट साइड डाल दो, बाद में उसको बैलेंस कर लो। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका ये होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बजाय उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आइटम्स आती हैं उनको हम यहाँ पे अलग अलग शो करें। ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है। अगर होगा तो लेंगे, अगर पुरानी कंसर्न है फिर तो ओपनिंग स्टॉक होगा, अगर नई कंसर्न है उसके केस में ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी परचेजेस कितनी है, वो उसमें ऐड करते हैं। परचेज करने के लिए और हमने कोई खर्चा किया जैसे वेजेस, कैरेज, फ्रेट, या अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने खर्चे आते हैं वो सारे ऐड करते हैं, फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, फिर जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। ठीक है, बट अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालना चाहते हैं, उसके एलिमेंट्स अगर यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो जितने भी हमारे एक्सपेंस वाली आइटम्स हैं वो सारी इसमें डेबिट कर देंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, तो पहले हम यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लेंगे टू परचेजेस। अगर यहाँ पे परचेजेस रिटर्न होंगी तो वो इसमें से माइनस कर देनी है, क्योंकि इसमें हमें नेट परचेजेस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो जो भी हम आइटम डेबिट साइड लेंगे उसके आगे टू लगाएंगे, जो क्रेडिट साइड लेंगे उसके आगे बाय लगाएंगे, जैसे हम लेजर अकाउंट में करते हैं। तो इसलिए पहले हम यहाँ पे उसमें ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, फिर परचेजेस, अगर रिटर्न होगी तो रिटर्न माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारे एक्सपेंसेस परचेज के टाइम हमने इनकट किए हैं या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए इनकट किए हैं वो सारे इसमें आएंगे। टू वेजेस, कैरेज इनवर्स, फ्रेट इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या होता है, आउटवर्ड क्या होता है, ये बताऊंगा बाद में आपको। फिलहाल अभी आप खाली फॉर्मेट समझ लो कि इसमें यहाँ पे कौन सी आइटम कहाँ आती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अब वो डालेंगे तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस आ गए। अब इनमें से हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लेस करने की जगह उसको हम क्रेडिट साइड लिख सकते हैं। बात तो एक ही है, चाहे यहाँ ऐड इनको ऐड करके उसमें से लेस कर दो, चाहे क्रेडिट साइड लिख दो, बट इन प्रैक्टिस हम उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है इस अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो जो डिफरेंस होता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, तो जो डिफरेंस होगा हमारा क्या होगा, ग्रॉस लॉस। और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में या ग्रॉस लॉस के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि जो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी है वहां से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, डायरेक्ट प्रॉफिट वहां से कितना हुआ उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अगर लॉस हुआ तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ठीक है, जो हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी है वहां से कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान हुआ, ये फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग कोड हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना के उसमें हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। उसके बाद जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसको हम यहाँ पे नीचे ब्रॉट डाउन कर देंगे, यानी कि एक पोर्शन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का है, तो जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है फिर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हम अलग अलग भी बना सकते हैं, इनको हम यहाँ पे इकट्ठा भी बना सकते हैं, कंबाइन करके भी बना सकते हो। इन प्रैक्टिस हम इनको इकट्ठा ही बनाते हैं, इनको अलग अलग नहीं बनाते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग भी बना सकते हैं, बट हमने जो प्रैक्टिस चल रही होती है मार्केट में उसके मुताबिक हमें चलना होता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है ये कंबाइन बनता है। तो जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसको फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में ब्रॉट डाउन कर देते हैं। तो अब टोटल के बाद हम यहाँ पे इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। जो ग्रॉस प्रॉफिट है जब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो कहाँ करेंगे, ऑपोजिट साइड। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेजर के टाइम कि जब भी हम यहाँ पे किसी का बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं ऑपोजिट साइड उसको ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर ग्रॉस लॉस होगा उसको भी अगर ब्रॉट डाउन करना है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। दोनों में से एक चीज़ निकलेगी, दोनों इकट्ठी नहीं निकलेंगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये खाली फॉर्मेट आपको समझाने के लिए मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसको ब्रॉट डाउन करके फिर हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पे बिजनेस के अंदर और कौन सी इनकम है जो डायरेक्टली हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ उसका लिंक नहीं है। ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके बारे में भी आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, इसी सेशन में बताऊंगा। तो फिलहाल इतना समझ लो कि इसके अलावा हमारी यहाँ पे जो बाकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वहाँ से जो इनकम आती है अगर है तो हम यहाँ पे क्रेडिट में डाल देते हैं। और बाकी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी के अंदर एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं जिनका डायरेक्ट लिंक हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक है, जिनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
अगर ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इनको हम बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करके यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे नेट लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब इसमें यहाँ पे मैंने कुछ एक एक्सपेंस और कुछ एक इनकम ही ले रखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे एक्सपेंस यही हैं, इनकम यही है। ये कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, अनलिमिटेड एक्सपेंस इनकम हो सकती हैं। सिर्फ ये फॉर्मेट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने इनको याद नहीं करना, इनकी क्रैमिंग नहीं करनी है, इनके पीछे का यहाँ पे जो लॉजिक है, रीजन है, उसको समझना है, इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। तो अगर आप यहाँ पे ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो किसी भी टाइप का एक्सपेंस होगा, इनकम होगी, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कहाँ आएगा। ठीक है, अब कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कौन सा एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। अब देखो, एक तो याद कर लो कि ये गिने चुने एक्सपेंस हैं, यही इधर आने, यही इधर आने हैं। ठीक है, इनकम है यहाँ आएगी, ये वाली इनकम यहाँ आएगी। ठीक है, बट ऐसा करने से यहाँ पे जो है आप कंसेप्चुअली वीक हो जाओगे। तो हमें यहाँ पे जो है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एक्सपेंस इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, हमें एक्सपेंसेस और इनकम की नेचर के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसकी नेचर देख के हम यहाँ पे आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो एक्सपेंस कहाँ आएगा। तो इसके बारे में मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि बैलेंस शीट जो है किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस, इनकम, इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पे जो वन बाय वन करके बताऊंगा। और अच्छे तरीके से अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आपको किसी भी टाइप का फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी की नेचर देख के पता लगा सकते हो कि ये आइटम जो है किस स्टेटमेंट में कहाँ फिट होगी। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए फॉर्मेट है, वैसे ही हम यहाँ पे जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमारी यहाँ पे आइटम रेज होती हैं। तो फिलहाल फिर आपको मैं यहाँ पे जो है इसका मैं बता रहा हूँ कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं इसमें भी हम यहाँ पे जो है टी फॉर्म में इसको प्रिपेयर करते हैं। इसकी भी दो साइडें हैं, बट इसको हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते। बैलेंस शीट की डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है इसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी साइड्स, जो राइट हैंड साइड होती है इसको हम बोलते हैं एसेट साइड। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटीज हमारी क्या होती हैं, यानी कि ये जो लाइबिलिटी साइड है ये हमारी रिसोर्सेज साइड है, फंड साइड्स हैं। फंड हमारे कहाँ से जनरेट हुए ये साइड बता रही है, उसको हमने यूज़ कहाँ किया, अप्लाई कहाँ किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, वो ये साइड बता रही है। तो जो हमारी फंड साइड होती है, रिसोर्सेज साइड होती है, वही हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उन फंड्स की, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, वो होती है हमारी एसेट साइड। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले लाइबिलिटीज हम शुरुआत करेंगे। मतलब कोई भी आप साइड ले सकते हो, चाहे आप लाइबिलिटी साइड पहले प्रिपेयर कर लो, एसेट साइड प्रिपेयर कर लो, कोई फर्क नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि चलो हम लाइबिलिटी साइड से इसकी शुरुआत करते हैं। तो लाइबिलिटी में हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इसमें कैपिटल लेंगे। जो भी इस साल का नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जो भी यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न किया होगा वो इसमें ऐड करेंगे। लॉस होगा तो लेस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर ओनर को यहाँ पे उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दिया गया इस साल, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। अगर ओनर ने यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, वो इसमें से लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी देना है ओनर ने, वो भी उसकी कैपिटल बिल से हम डिडक्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और जो बाकी बचता है वो उसकी यहाँ पे जो है कैपिटल बचेगी, और वही हम यहाँ पे जो है बाहर अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं हमें उसी डेट की एसेट्स और लायबिलिटी हमें देखनी होती हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये हम अकाउंटिंग का क्लोज होने के टाइम बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्लोजिंग डेट पे हमें देखना है कि ओनर की कैपिटल जो है इस डेट को कितनी है। ठीक है, उसके लिए जो उसकी बिगनिंग की कैपिटल होगी, इस ईयर के बिगनिंग में जो उसका बैलेंस होगा कैपिटल का वो लेंगे, उसमें इस साल का जो प्रॉफिट आया होगा वो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो लेस करेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो ओनर का ही होता है, वो ओनर के ही अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड, यानी कि जो भी ओनर को मिलना है बिजनेस से वो ऐड, और जो यहाँ पे जो है उसने बिजनेस से निकाल लिया है या उसने बिजनेस को पे करना है वो लेस कर देंगे। उसके बाद उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकल आती है। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं
तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ओनर की इसमें कैपिटल लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो हमने बाहर वालों से बोरोइंग की है, बाहर वालों से उधार लिया है, वो दो टाइप की हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब हो गया वो लाइबिलिटीज जो हमने यहाँ पे जो है 1 साल के बाद पे करनी है, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का मतलब हो गया जो लाइबिलिटी हमें विद इन 1 ईयर पे करनी है। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती हैं उनको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। तो कैपिटल के बाद हम लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, जैसे हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, कोई चीज़ गिरवी रख के हमने लोन लिया हुआ है, बैंक लोन हो गया, ठीक है ना। अगर कंपनी है तो डिवेंचर्स वगैरह अगर इशू किए हैं वो इसमें आ जाता है। इसके बाद आती है हमारी करंट लाइबिलिटीज, यानी कि वो लाइबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर हमने यहाँ पे करनी है। तो करंट लाइबिलिटीज में मेन हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया, जिससे हमने क्रेडिट लिया हुआ है, बिल्स पेबल आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, अगर हमने एडवांस में इनकम रिसीव किया वो आएगी। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि ये जो आइटम्स हैं ये बेसिक टर्म्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ यहाँ पे जो है इनके बारे में आपको बताता जाऊंगा। खाली अभी आप यहाँ पे फॉर्मेट को समझो कि कौन सी आइटम कहाँ आती है। ठीक है, तो जब हम लाइबिलिटीज आप कंप्लीट करते हैं तो इसमें पहले कैपिटल, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, दूसरा करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पे एसेट साइड आते हैं। अब एसेट जो है इसको हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके शो करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलता है, ऐसी एसेट को हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ठीक है, 2 टाइप की हो सकती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब हो गया कि जो एसेट्स हमें दिखाई देती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये होगी टेंजिबल फिक्स एसेट्स। कुछ हमारी फिक्स एसेट्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो हमें दिखाई नहीं देती, ऐसी एसेट को बोलते हैं हम यहाँ पे इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो जो भी हमारी फिक्स एसेट होगी वो सारी इस हेडिंग के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में प्लस जो पार्टनरशिप फॉर्म की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें ये हेडिंग देना जरूरी नहीं है। ठीक है, कि आप इसको हेडिंग दो, पहले नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, फिक्स एसेट्स, हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। कंपनी के केस में हेडिंग देनी पड़ती है, बाकी केसेस में हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे जो है ये हेडिंग्स दे रखी हैं, अदरवाइज इनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं, आप बिना इसके भी कर सकते हो, और बिना इसके ही हम यहाँ पे जो है अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इनको पार्ट्स में डिवाइड करके बताया कि किस तरीके से हम अपनी एसेट या लायबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट जो भी होंगी वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आती है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर हमने कोई बिजनेस के फंड जो है बाहर किसी दूसरे का इन्वेस्ट किए हैं, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, डिवेंचर्स खरीदे हैं, या कोई बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की है, तो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म नेचर की है, ठीक है, यानी कि जो 1 साल के बाद ही कैश में कन्वर्ट होगी या रियलाइज होगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखते हैं, उसको सिंपल हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। ये लॉन्ग टर्म ही होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती है। अगर शॉर्ट टर्म होगी तो करंट एसेट में आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स का मतलब हो गया हमारी वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर बिना वैल्यू के लॉस हुए आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं जिसको हम विद इन 1 ईयर यहाँ पे जो है यूज कर लेते हैं, या जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर हम ले लेते हैं, ऐसी एसेट को बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, इसमें कैश इन हैंड आ जाता है, कैश एट बैंक आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, सन्ड्री डेटर्स आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, बिल रिसीवेबल आता है, एक्रूड इनकम, कोई भी इनकम ड्यू वो आती है। तो ये हमारी कुछ मेन करंट एसेट्स हैं, इसको लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है दोनों साइडों को टोटल करते हैं। ठीक है, और दोनों साइडें यहाँ पे जो है बराबर आती हैं। जितनी हमारी लायबिलिटी होगी उतनी हमारी एसेट्स होगी, एक भी पैसा जो है कम ज़्यादा इसमें नहीं होगा। ये नेचुरल सी बात है कि भाई जितने हमने यहाँ पे फंड्स इकट्ठा किए हैं वही तो यूज़ करेंगे। अगर हमने 10,000 रुपया इकट्ठा किया है, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर फंड्स 10,000 आया तो 10,000 ही हम इन्वेस्ट करेंगे, हम 10,000 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जितनी हमारी लायबिलिटीज़ होंगी उतनी ही हमारी एसेट्स भी होंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों साइडें हमेशा बराबर आती हैं, और अगर ये बराबर नहीं आती है दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। यानी कि आप
कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कि इसको प्रिपेयर करने में कहीं गड़बड़ कर बैठे हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फॉर्मली हम यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम कहाँ आती है और एग्जैक्टली आपको ये कैसे पता लगाना है। अभी मैंने आपको बताया कि इनको आपने याद नहीं करना, आपने यहाँ पे आइटम्स की नेचर को पहचानना है। नेचर के जरिए हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे ये आइटम्स कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। ठीक है, ऐसे हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक टर्म्स वाले वीडियो में देखो तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर से आपको मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अगर पहले कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आज के वीडियो में वो सारी चीज़ें जो है क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर जो है अपनी अपनी जगह पर आते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो उसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब मैं इनको रब करता हूँ। तो एक ही साइड रब करता हूँ बैलेंस शीट। अब देखो, चाहे हमारी यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, चाहे हमारी बैलेंस शीट है, इसमें मेनली दो तरह की आइटम आती हैं। एक आ गया हमारा एक्सपेंडिचर और दूसरी आ गई हमारी रिसीट्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स, यही आइटम यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और यही बैलेंस शीट में आती है। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि कौन से एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं, कौन से यहाँ पे आपके बैलेंस शीट में आते हैं, कौन सी रिसीट्स ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है, कौन सी रिसीट्स हमारी बैलेंस शीट में आती है। इनको अब डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक्सपेंडिचर की बात कर लेता हूँ। तो पहले आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताता हूँ कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। अब देखो, हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो मेनली दो टाइप के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर सेकंड आ गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट, नंबर सेकंड इनडायरेक्ट। अब ज़रा ध्यान से इनको समझना, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से कई सारे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। ऑलरेडी मैं इनको डिस्कस कर चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में। तो हमारे यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि जो हमारे खर्चे हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट पहले हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारे वो एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता है, वो एक्सपेंसेस जो हम अपने बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए इनकर करते हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए ये एक्सपेंस इनकर किए जाते हैं और इनका बेनिफिट हमें साथ साथ मिल जाता है, यानी कि विद इन 1 ईयर मिल जाता है। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर होगा उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे हमने स्टाफ रखा हुआ है, उनसे हम काम ले रहे हैं, साथ साथ उसको सैलरी पे कर रहे हैं, हम लेबर से काम ले रहे हैं, साथ साथ उनको वेजेस पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट का जरिए अपने गुड्स कहीं सेंड कर रहे हैं या कहीं से मंगवा रहे हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम साथ साथ पे कर रहे हैं, यानी कि सर्विस ले रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे उनकी पेमेंट भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता है, शॉर्ट टर्म में मिल जाता है, और जो रूटीन एक्टिविटी करने के लिए हम इनकट करते हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और याद रखना मैं यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकट करने की बात कर रहा हूँ, पे करने की नहीं। यानी कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसकी आपने सर्विस ले रही है, चाहे आपने वो पे किया है चाहे नहीं किया है,
वो उसी ईयर का यहाँ पे एक्सपेंस माना जाएगा, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में। नंबर सेकंड दूसरा आ गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, 1 साल से ज्यादा समय तक जिसका बेनिफिट हमें मिलता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, जब तक इनकी लाइफ होगी तब तक इनका बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब कोई भी फिक्स एसेट हम परचेज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज्यादा समय तक मिलता है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल सैलरीज, रेंट, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए ज़्यादा एग्जांपल आपको दे नहीं पाऊंगा, ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर है। एक्सपेंडिचर 2 टाइप के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नंबर सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 टाइप के हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनको हम सिंपल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। अब देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सपेंस हमने किस प्रोडक्ट के लिए कितना इनकट किया है। ठीक है, अपनी जो मेन हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जब हम उसमें गुड्स की सेल परचेज करते हैं तो कौन सा एक्सपेंस किस प्रोडक्ट के लिए कितना इनकट किया, अगर कोई एक्सपेंस आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस एक्सपेंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये एक्सपेंडिचर हमने किस प्रोडक्ट के लिए कितना इनकट किया, जो हमारा कॉमन एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे कॉमन एक्सपेंसेस हैं और तकरीबन यहाँ पे जो है सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर वो खर्च हुए हैं, बट हम यहाँ पे उनको रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ हम यहाँ पे उनको एलोकेट नहीं कर सकते कि ये एक्सपेंस हमने किस प्रोडक्ट के लिए कितना इनकट किया है। ऐसा कोई भी एक्सपेंस होगा उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारी यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप है। अब स्टेशनरी की शॉप में हमने यहाँ पे कॉपीज भी रखी हैं, हमने वहाँ पे कैलकुलेटर भी रखे हैं, हमने पेन भी रखी हैं, पेंसिल्स भी रखी हैं, कई सारी आइटम्स होती है स्टेशनरी की। ठीक है, अब मान लो हमें यहाँ पे जो है कॉपीज चाहिए, अपनी शॉप के लिए कॉपी चाहिए। हम यहाँ पे उस मार्केट में जाएंगे, यहाँ पे कॉपीज मिलेंगी, रजिस्टर मिलेंगी, वहाँ पे हम ऑर्डर देंगे, माल को ट्रक में लोड करवाएंगे, ट्रक वाला हमारे यहाँ पे जो गोडाउन तक वो माल पहुँचा देगा। अब ट्रक में माल लोड करवाने के लिए जो हमने वेजेस दी हैं, हमने जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दी हैं, उन कॉपीज़ के लिए, रजिस्टर के लिए हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सपेंस हमने यहाँ पे जो है किसके लिए इनकट किया है। ऐसे अगर हमें यहाँ पे पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो उस मार्केट में जाएंगे, यहाँ पे पेन पेंसिल मिलेंगी, तो वहाँ से भी माल का ऑर्डर देंगे, यानी कि गुड्स के लिए ऑर्डर देंगे। हमारे यहाँ पे जो गुड्स हैं वो ट्रक में लोड होकर हमारे यहाँ पे गोडाउन तक पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब पेन पेंसिल कॉपीज़ के लिए कितनी हमने वेजेस पे की होंगी, कितनी हमने परचेज प्राइस पे की है, कितनी हमने उसके लिए कैरेज पे की है, ये आसानी से आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट में ही डील किया जाता है। अगर कॉपी चाहिए तो हमें उस जगह जाना है, यहाँ पे कॉपीज मिलती हैं। पेन पेंसिल चाहिए, उस जगह जाना है, यहाँ पे पेन पेंसिल मिलती हैं। ठीक है ना, जो होलसेलर होते हैं वो तकरीबन एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं। बाकी जब जो रिटेल शॉप होती है वहाँ पे तो सारे प्रोडक्ट जो है वो आ जाते हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारी यहाँ पे वेजेस हैं, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गई, या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी हमने खर्चे किए हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ये एक्सपेंस ऐसे हैं जिनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सपेंस हमने किस प्रोडक्ट के लिए कितना इनकट किया। तो ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है। उसके बाद जब हमारे यहाँ पे जो गोडाउन तक माल आ गया, हमारी शॉप तक माल आ गया, यानी कि शॉप तक हमारे गुड्स आ गए, अब हमारी शॉप के अंदर यहाँ पे पेंसिल भी पड़ी हैं, वहाँ पे कॉपीज भी है, रजिस्टर भी है, कैलकुलेटर भी है, और भी यहाँ पे कई किस्म की आइटम्स पड़ी हैं। उसके बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेस इनकट होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कॉमन नेचर के होंगे। उनको हम आसानी से यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वाइज एलोकेट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट वाइज नहीं बांट सकते।
हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा एक्सपेंस किस प्रोडक्ट के लिए कितना इनकट किया है। तो ऐसे जितने भी एक्सपेंस उसके बाद इनकट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने शॉप में एक सेल्समैन रखा हुआ है, अब सेल्समैन को हम सैलरी दे रहे हैं। अब सेल्समैन की जो सैलरी है वो हम एलोकेट नहीं कर सकते कि हमने इसको कैलकुलेटर के लिए कितनी दी है, हमने इसको कॉपी बेचने के लिए कितनी दी है, पेन पेंसिल बेचने के लिए कितनी दी है, क्योंकि उसका काम है यहाँ पे जो भी शॉप के अंदर प्रोडक्ट है उसको सेल करना। जो भी कस्टमर आएगा उसके मुताबिक उसने प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड करना है। तो सैलरी जो है ये हम आसानी से एलोकेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट वाइज कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना इनकट किया है, इसलिए सैलरी हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हो। हम यहाँ पे जो है एजेंट को कमीशन दे रहे हैं ताकि वो हमारे लिए कस्टमर लाए। अब जो एजेंट को हम कमीशन दे रहे हैं वो भी आसानी से हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे एडवर्टीजमेंट हो गई, ऐसे हमारे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ऐसे हमारे टेलीफोन चार्जेस हो गए शॉप के अंदर, अगर शॉप किराए की उसका रेंट हो गया। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं ये कॉमन नेचर के होते हैं, इनको हम आसानी से प्रोडक्ट वाइज नहीं बांट सकते। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिनको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितना इनकट किया है, और इनडायरेक्ट जो हमारे कॉमन नेचर के एक्सपेंस होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट वाइज नहीं बांट सकते कि किसके ऊपर कितना इनकट किया है, ऐसे एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है, लग गया इसका पता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये एक्सपेंचर कहाँ कहाँ आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को बनाते हैं उसमें हम यहाँ पे जो एक्सपेंचर साइड है उसमें हम यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंचर ही लेते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं वो किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। यानी कि एक साल के अंदर जो हमने बिजनेस किया वहां से हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसलिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए हम उसके ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, कि ये उस ईयर के लिए जो ईयर इस डेट को खत्म हुआ, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर डेट को नहीं बनता, ये किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है। इसलिए जब भी हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं तो उस ईयर के एक्सपेंसेस और उस ईयर की इनकम लेके ही हम यहाँ पे उनको आपस में मैच करके अपना प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। और जो एक्सपेंसेस किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करते हैं, यानी कि किसी एक साल में जिसका पूरा बेनिफिट मिल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो याद रखना जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में हम एक्सपेंसेस लेते हैं वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लेते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है इसकी दो साइड, मतलब इसकी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जो हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जो हमारा मेन सेल परचेज करने का बिजनेस है, वहां से कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें निकालना है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस लेते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं वो आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये याद रखना, अगर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी से है। और डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट इनकम है, वही इनकम या अर्न करके हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये चीज़ हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में निकालनी होती है। इसलिए जो डायरेक्ट आइटम्स होती हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस चाहे डायरेक्ट इनकम, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। उसके बाद वहाँ का जो रिजल्ट है उसको ब्रॉड डाउन करते हैं। उसके बाद बाकी हमारे जितने भी इनडायरेक्ट आइटम्स हैं, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आके फिर हम यहाँ पे अपना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। क्लियर है। तो याद रखना कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वही हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेते हैं। उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमारे आते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कहाँ आते हैं, एसेट साइड। और मैंने आपको बताया कि ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, और लॉन्ग टर्म तक हमें किसका बेनिफिट मिलता है, फिक्स एसेट्स का। तो यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये फिक्स एसेट्स हेडिंग के अंदर बैलेंस शीट में आते हैं, एसेट साइड। क्लियर है, लग गया पता, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको अंदाजा हुआ कि कौन से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में अगर एक्सपेंस लेते हैं तो डेबिट साइड कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं, और ट्रेडिंग में कौन से आते हैं, और प्रॉफिट लॉस में कौन से आते हैं, ठीक है। जो हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी है, डायरेक्टली वहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसलिए उसमें यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम ही आती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम का मतलब वही हो गया जो डायरेक्टली हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं जो एक्सपेंसेस इनकम डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, जिसको हम आसानी से उनके साथ जोड़ के देख सकते हैं।
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी इन एक्टिविटीज़ के लिए ये इनकर्ड हुआ है, तो वो ऊपर। और जो हमारे कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो किसी एक टाइप की एक्टिविटी के लिए इनकर्ड नहीं हुए हैं, या कोई भी ऐसी इनकम जो किसी एक टाइप की एक्टिविटी से नहीं आई, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया। ऐसे ही हमारी यहाँ पे जो रिसीट्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम इनकम भी कह सकते हैं, वो भी दो टाइप की होती हैं। तो अब उनके बारे में बताते हैं। ऐसे हमारे एक्सपेंडिचर दो टाइप के, ऐसे हमारी जो रिसीट्स होती हैं ये भी दो टाइप की। नंबर 1 इसमें आ गया रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के बाद दूसरी आती है हमारी कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स में हमारी दो टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट, नंबर सेकंड इनडायरेक्ट। जैसे एक्सपेंस है बिल्कुल वैसे ही ये भी हमारी दो टाइप की हो सकती है। अब रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब हो गया कि जो भी हम यहाँ पे जो है मनी अर्न कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, जो भी हम पैसा यहाँ पे बिजनेस के अंदर रिसीव कर रहे हैं या फ्यूचर में रिसीव करना है अपनी आज की एक्टिविटी की वजह से, उसको हम बोलेंगे रिसीट्स। तो रिसीट्स हमारी दो टाइप की है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब हो गया कि अपनी जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी रूटीन की बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, वो करने से कोई भी रेवेन्यू अगर हम जनरेट करते हैं, कोई भी रेवेन्यू हम अर्न करते हैं या कोई भी पैसा हम कमाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। और जो यहाँ पे रिसीट्स हमारी रेवेन्यू नहीं है, यानी कि जो हमारी रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ है, ना आके किसी और कारण से हमने यहाँ पे कोई भी रिसीट जो है वो रिसीव की है, जिनका लिंक हमारी यहाँ पे जो है मेन बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है, ऐसी रिसीट को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने यहाँ पे जो है बिजनेस के लिए लोन लिया, ओनर ने यहाँ पे बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की, जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए कैपिटल रिसीट, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ओनर को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग मानते हैं। हम ये मानते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट पर्सन है, ओनर एक सेपरेट पर्सन है। तो जो भी ओनर से रिसीव किया जा रहा है वो बिजनेस के लिए क्या होगी? कैपिटल रिसीट, ठीक है। कोई भी अगर हम लोन लेते हैं या कंपनी डिवेंचर इशू करती है, तो इन केस में जो भी यहाँ पे जो है मनी यहाँ पे कंपनी रिसीव करती है, वो उनके यहाँ पे मेन या रूटीन बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आती, वो यहाँ पे जो है फंड्स इकट्ठा करने से रिलेटेड एक्टिविटीज है, वहां से वो जनरेट होती हैं। इसलिए ऐसे यहाँ पे रिसीट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट, ठीक है। एक और इसमें देख सकते हो, जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं ये किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। यानी कि जिस ईयर में हम यहाँ पे जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उस ईयर में यहाँ पे उस एक्टिविटी को करने के कारण जो भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं, जो भी हम रिसीट जब मनी रिसीव कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। ये किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करती है, जबकि इसका किसी पर्टिकुलर ईयर से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर डेट को रिसीव की जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग में कैपिटल ज़्यादातर कब आती है बिजनेस के अंदर? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब कैपिटल जो है जिस ईयर में आई, खाली उस ईयर में थोड़ा यूज़ करेंगे, कैपिटल को यूज़ करेंगे अगले कई सालों तक, ठीक है ना। जो भी हम लोन लेंगे उसको हम यहाँ पे जो है अगले कई सालों तक उसको यूज़ करेंगे, उसको बेनिफिट लेंगे। इसलिए यहाँ पे जो कैपिटल रिसीट्स हैं ये किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग नहीं करती। क्लियर है? ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं ये भी दो टाइप की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब हो गया वो रेवेन्यू रिसीट्स जो हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या है? मान लो हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है, हम सेल परचेज का काम कर रहे हैं, तो जिस प्रोडक्ट की हम सेल परचेज कर रहे हैं उसके कारण, उस एक्टिविटी को करने के कारण, प्रोडक्ट की सेल परचेज करने के कारण जो भी हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो भी हम मनी अर्न करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट। और मेन हमारी डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? सेल, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं, ठीक है। और कोई भी हमारी यहाँ पे ऐसी रेवेन्यू रिसीट जो हमारी यहाँ पे जो है मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करती, होती बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है ना, हमारी रूटीन की बिजनेस एक्टिविटी है, बट हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। अगर वहाँ से कोई इनकम हम जनरेट करते हैं, वहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा यहाँ पे जो मेन काम है वो प्रोडक्ट की सेल परचेज है,
जैसे मान लो स्टेशनरी की शॉप है तो हमारा काम है स्टेशनरी के आइटम बेचना, ठीक है, लाना बेचना लाना बेचना। हमारी शॉप का एक जो कॉर्नर है वो खाली है, हमने वहाँ पे किसी का काउंटर लगवा दिया, ठीक है, तो उससे हम यहाँ पे जो उसके लिए रेंट चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो रेंट हम ले रहे हैं वो हमारी बिजनेस की इनकम है, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो है बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज करके ही, बिजनेस की एसेट यूज करके ये इनकम आ रही है, हमारी ये बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। बट ये हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी का रिजल्ट नहीं है, ये हमने अपना शॉप का कुछ पोर्शन जो है किसी को रेंट पे दिया है, वहां से ये रेवेन्यू आ रहा है। तो यानी कि ये जो इनकम आई ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बिलोंग नहीं करती, और ना हम यहाँ पे इसको किसी प्रोडक्ट के साथ जोड़ के देख सकते हैं, और ना इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज एलोकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो इनकम है ये हमारी कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट नेचर की, ठीक है। ऐसे हम कमीशन की भी बात कर सकते हैं। अगर हम कमीशन लेते हैं, मान लो कोई कंपनी हमें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बोलती है, हम स्टेशनरी का काम करते हैं, कोई कंपनी है वो हमें बोलती है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट प्रमोट करो, ये भी स्टेशनरी के आइटम में आता है, तो आप यहाँ पे इसको बेचोगे, वो प्रॉफिट तो आपको होगा, बट अगर आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो हम आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। वो जो कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं वो भी हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। ऐसे अगर हमने बिजनेस का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो इसका मतलब वो इनकम भी हमारी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, और हमारी यहाँ पे वो बिजनेस एक्टिविटी का ही हिस्सा होगी, बट वो हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करती, या उसका कोई लिंक नहीं है। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट्स या इनडायरेक्ट रेवेन्यू इनकम, ठीक है। क्लियर है, लग गया पता। और जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को बनाते हैं, इसमें यहाँ पे जो क्रेडिट साइड इनकम लेते हैं वो या जो रिसीट आती हैं वो रेवेन्यू रिसीट आती हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें इनडायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट। जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी है उससे रिलेटेड एक्सपेंस, उसी से रिलेटेड इनकम या रिसीट जो है वो आती हैं। इसलिए यहाँ पे जो डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट है वो आएगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में, और वो हमारी मेन एक ही होती है, वो है सेल। और जो बाकी इनकम है जो इनडायरेक्ट नेचर की होती हैं, जैसे हमने रेंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, जब बाकी कोई और इनकम है वो सारी की सारी इनडायरेक्ट नेचर की है, वो आती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। उसके बाद इनको बैलेंस करके हम अपना जो है प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ठीक है। और जो हमारी कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट जो है ये हमारी आती है बैलेंस शीट में, और ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, और ये लाइबिलिटी साइड जो है वो शो की जाती है। क्लियर है। अब लाइबिलिटी साइड इसको क्यों शो करते हैं, अब देखो इसमें यहाँ पे इनका एक फीचर और भी है। जो हमारी रेवेन्यू आइटम्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू इनकम है, चाहे अब बात करते हैं पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर एक बार हमने इनकट कर दिए तो वापस वो कैश में कन्वर्ट होने वाले नहीं है। सैलरी अपने एम्प्लॉय को पे कर दी, कल को वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। वेजेस पे कर दी, वापस नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर हम कोई रेवेन्यू इनकम जनरेट करते हैं तो वो इनकम हमें कल को वापस नहीं करनी, क्योंकि हमने अपनी सर्विस दी, बदले में इनकम ले ली, अब वो इनकम जो है हम वापस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो रेवेन्यू आइटम्स होती हैं ये हम वापस कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या अगर वो रेवेन्यू इनकम है तो इनको हमें वापस नहीं करना पड़ता। जबकि जो हमारी कैपिटल आइटम्स होती हैं ये वापस कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अगर हम चाहें तो कल को वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आज हमने खर्चा किया, कल को हम इसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। कम मिले ज़्यादा मिले वो अलग इशू है, बट पैसा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वापस कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो कैपिटल रिसीट्स हैं ये हमें रिटर्न करनी पड़ती हैं। अगर लोन लिया तो लोन को वापस भी करना है। कैपिटल है, कल को अगर बिजनेस बंद होता है तो ओनर का पैसा उसको रिटर्न भी करना है। तो इसका मतलब कैपिटल रिसीट जो है ये कल को हमने यहाँ पे रिटर्न भी करनी है, जहां से लिया वहां वापस भी करनी है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे ये क्या होगी, लाइबिलिटीज। तो कैपिटल रिसीट जो है ये हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, ठीक है। क्लियर है। कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर वगैरह ये सारे वहीं पे आते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम आती हैं। जो भी हमारी रेवेन्यू आइटम्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू इनकम है, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और जो हमारी कैपिटल आइटम्स हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हैं, वो बैलेंस शीट में, ठीक है। और जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को बनाते हैं तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम है या रेवेन्यू रिसीट्स है वो दो टाइप की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रिसीट्स आती हैं, डायरेक्ट इनकम आती हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रिसीट्स, इनडायरेक्ट इनकम आती हैं। क्लियर है।
और जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल सीट्स आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड एज ए फिक्स एसेट, और जो हमारी कैपिटल सीट ये लाइबिलिटी साइड एज ए नॉन करंट लाइबिलिटीज या एज ए कैपिटल। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैंने आपको बताया पूरा डिटेल में कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो किस तरीके से एक्सपेंडिचर और इनकम लेते हैं। तो जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि आपको यहाँ पे इनका फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली आप यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम की नेचर को पहचानने की प्रैक्टिस करो। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और सीरियस होकर प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एक्सपेंडिचर कौन सी इनकम कहाँ आना चाहिए। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपके लिए मिनटों का काम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप याद करना चाहो तो याद रखने के लिए तो इसमें अनलिमिटेड एक्सपेंस इनकम है, तो किस किस को आप याद रखोगे, और उसमें अगर कुछ भूल गए तो कहीं पे भी गलती हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ो या कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो उसके पीछे के लॉजिक को समझो, उसके कंसेप्ट को समझो, उसके बाद उस चीज़ को करो। तो देखो कितनी आसानी से और कितने मज़े से आप वो चीज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस के अंदर यहाँ पे अराइज होती हैं और कैसे उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले सेशन में हम करेंगे, बट उससे पहले जितना मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया, इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो मैं अगले सेशन में आपके लिए लेके आऊँगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि जितना भी मैंने आपको ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाया इन्हीं से रिलेटेड वो MCQs होंगे। अगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया तो MCQs आपके लिए बिल्कुल आसान और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, JK SSB की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन, इन्हीं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में MCQs के साथ। थैंक यू वेरी मच।